नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग एक ऐसे विषय पर आज चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत, वर्तमान और इतिहास तीनों को मिलाकर बना हुआ है। खास तौर से जिस समय संघ प्रमुख यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक पूज्य मोहन जी भागवत ने एक स्टेटमेंट दिया, और वो स्टेटमेंट खैर वो जिस संदर्भ में दिया गया वो संदर्भ अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे देश में उस पर चर्चा होनी शुरू हो गई। उन्होंने बृहत्तर भारत या अखंड भारत की बात कही, और अखंड भारत की बात कहते हुए उन्होंने ये कहा कि ज्योतिषी गणनाएं हैं विश्व की, मैं इसमें नास्ट्रेडमस को भी शामिल करता हूं। उनके अनुसार ये कहा गया है कि अगले 25 से 30 वर्ष में भारत अखंड भारत होगा। अखंड भारत, और अखंड भारत की जो परिकल्पना है वो परिकल्पना में ये कहा जाता है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप लंबे समय से भारत रहा है। यानी कि भारत की अगर परिकल्पना हम समय समय पर करते रहे हैं, भारत को समय समय पर इतिहास की दृष्टि से देखते रहे हैं, तो ये ध्यान में आता है कि जो आज 10 देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, वो 10 देश मिलाकर एक देश, एक राष्ट्र बनता था। हम उस पर सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र, ये बहुत सारी बातें हैं। अब सवाल यहां पर पैदा होता है, पहले हम लोग इतिहास की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे अखंड भारत की परिकल्पना कैसे पूर्ण हो सकती है और कैसे हो सकती है। उसमें यह भी विषय आता, क्या मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री रहते कुछ तैयारियां शुरू की हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा और वो बातें आपको बताऊंगा। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप धैर्यपूर्वक सुनेंगे तो आप अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने में, कुछ सोच रखने में, एक मंतव्य बनाने में सफल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। चर्चाएं ये शुरू हो गई कि किसी ने कहा कि भाई पहले पीओके तो वापस ले लो, किसी ने यह कहा कि अगर आप इन 10 देशों को मिलाकर फिर से एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, एक अखंड भारत बनाएंगे, तो उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के मुसलमान मिलाकर ये 50 से 60 करोड़ हो जाएंगे, और 50 से 60 करोड़ अगर मुसलमान हो जाएंगे तो 100 करोड़ हिंदू रहेंगे, यानी कि 160-70 करोड़ की पूरी आबादी, क्योंकि ये जो भारतीय उपमहाद्वीप की आबादी कही जाती है वो 170 से 180 करोड़ कही जाती है। तो 170 करोड़ में 50 करोड़ या 60 करोड़ मुसलमान हो जाएंगे तो फिर वो 30% पार कर जाएंगे, और 30% पार कर गए तो हिंदुस्तान का भला कौन करेगा, कैसे होगा? ये बहुत सारी चर्चाएं। तो इन विषयों को अगर हम ध्यान दें तो 2-3 चीजों में उसको बांटना चाहिए। पहला यह है कि ज्योग्राफिकली भारत कैसा था, कैसा हो सकता है, ज्योग्राफिकली भारत की संरचना क्या है, हमारे ग्रंथों में भारत की संरचना क्या है, एक बात। दूसरी बात यह आती है कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सांप्रदायिक भारत कैसा हो, और सांप्रदायिक परिवर्तन भारत में कितना महत्वपूर्ण है। और ये जो संप्रदाय, जो डिस्ट्रक्टिव ग्रुप कहा जाता है, जो संहारक संप्रदाय कहा जाता है संसार में, जो संसार को संहार करने के लिए पैदा हुआ है, ऐसा उसकी फिलॉसफी में है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो सब हमारे उपभोग करने के लिए दिया है, और हम उपभोग करेंगे। हम क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो अल्लाह है, हम तो केवल उसका शोषण करेंगे, हम तो केवल मेरे लिए है इसलिए हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो उस ग्रुप को मैं भारतीय फिलॉसफी के अनुसार, अगर भारतीय 3 फिलॉसफियां हैं, एक सृजन की, दूसरी संहार की, और तीसरी बचाव की, संरक्षण की, तो उसमें जो संहारक फिलॉसफी है वो एक पार्टिकुलर समुदाय लेकर आया है। हालांकि आज भी पूरे विश्व में वो समुदाय इतना बड़ा नहीं हो पाया है जितना कि महाभारत में कौरवों की तरफ से था। महाभारत कहती है कि 136 करोड़ कौरव की सेना मारी गई थी, और उस सेना में चतुरंगी सेना भी शामिल थी। चतुरंगी सेना का मतलब है भगवान श्री कृष्ण की सेना शामिल थी। भगवान श्री कृष्ण केवल 5 पांडवों के साथ खड़े हुए थे। द्रौपदी का मायका पक्ष, जो द्रौपदी का भाई था दृश्यदुम्न, आज के फर्रुखाबाद की बात मैं कर लूं तो दृश्यदुम्न सेनापति था, और अंत तक यही लोग लड़ते रहे, और इन्होंने 136
136 करोड़ लोगों, 136 करोड़ कुछ लाख की बात कहते हैं, इतने लोगों का संहार किया और उस समय देश को बचाया था। ऐसे ही जब हम रामायण युग की बात करते हैं तो पूरे लंका में ऐसा कहा जाता है कि 1.25 करोड़ लोग जो रावण के साथी थे, रावण के वंशज थे, रावण के फॉलोवर थे, उनका संहार भगवान ने किया था बानरों की सेना लेकर। कोई प्रोफेशनल सेना नहीं थी, बानरों की सेना लेकर भगवान राम ने उनका संहार किया था और इस धरा को, इस उपमहाद्वीप को बचाया था। ये दोनों ही घटनाएं, ये दोनों ही प्रकरण भारतीय उपमहाद्वीप के हैं, ठीक है। इसलिए अब हम धीरे धीरे करके रामायण महाभारत की बात जैसे मैंने आपको बताई कि कैसे चलता था, लेकिन रामायण में एक चीज आप जरूर देखेंगे, महाभारत में भी एक चीज देखेंगे कि सूर्यमेघ यज्ञ करते हैं, यानी कि छोटे छोटे राजा, 16 महाजनपद कभी रहे होंगे, कभी 20 महाजनपद रहे होंगे, कभी 10 महाजनपद रहे होंगे, छोटे छोटे राजा रहे होंगे, उनके बीच में एक चक्रवर्ती सम्राट रहा होगा जो कि राष्ट्रीय, यानी कि जब आज हम बात करें तो वो पार्लियामेंट या प्रधानमंत्री की बात कर लीजिए, और छोटे छोटे राज्य जो आज के राज्य हैं उन राज्यों की बात कर लीजिए। ऐसे उस समय 16 महाजनपद, कभी 20, कभी 22, कभी 18, कभी 15, ऐसे कुछ विभाजन में रहा होगा अलग अलग समय पर। उनका एक चक्रवर्ती सम्राट यानी कि आज का प्रधानमंत्री रहता होगा। चक्रवर्ती सम्राट के पोस्ट के लिए एक युद्ध राजस्व यज्ञ होता था। उस युद्ध में वो घोड़ा कभी छोड़कर कहा जाता होगा, कभी ओपन चैलेंज करके कहा जाता होगा, तो कभी युग में किसी तरह का कहा जाता होगा। बाकी समय पर छोटे छोटे राज्य बनकर रहे होंगे। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि पहले भारत समझिए और भारत के तमाम युगों में भारत का विखंडन और विखंडन के बाद भारत का एकीकरण, भारत में कई रिलीजन का आना, भारत में उसके सनातन रिलीजन को परे रख देना और फिर बाद में सनातन का पुनरुत्थान होना और भारत को फिर से एकीकरण कर देना। हम लोग कहते भी हैं जब जब हिंदू घटा है तब राष्ट्र बटा है, यानी कि जब जब सनातन धर्म जो भारत का है उस सनातन धर्म के ऊपर कुठाराघात हुआ है और कोई दूसरा रिलीजन चाहे वो भारत में ही पैदा क्यों ना हुआ हो, उसने कहा होगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो फिर भारत धीरे धीरे टुकड़ों में गया और फिर कोई एक चक्रवर्ती सम्राट आया और उसने फिर से भारत का एकीकरण कर दिया। आधुनिक काल की अगर हम बात कहें तो फिर आधुनिक से मतलब आज का जो प्राचीन काल है उसकी बात कहें तो हमें मगध से याद आता है कि मगध का राजा घनानंद उस समय चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था। लेकिन जो सीमांत प्रांत थे जिसमें आंभी राज भी हुआ करते थे या उधर के राज्य हुआ करते थे, इन राज्यों पर चक्रवर्ती सम्राट मगध में बैठता था। तो भारत कितना बड़ा रहा हो, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट जनरली बीच में बैठता है। तो उस समय का भारत अगर हम काउंट करते हैं, देखिए हम भारत को कई तरह से काउंट नहीं कर रहे, मैं भारत को सिर्फ आज के आधुनिक समय पर जो रहा होगा जिसकी 200-2000 साल 2500 साल का हमारे पास इतिहास है और या उनमें भी जो मुख्य इतिहास है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बात यहां पर आती है कि उस समय मगध सम्राट को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने बिठाया और फिर से भारत का एकीकरण करा और भारत उस समय बहुत बड़ा देश बन गया। इसके बाद अशोक बैठे, जब उनके बेटे के बाद बेटा अशोक बैठा, मतलब उसी पीढ़ी में, जब अगली पीढ़ियों में अशोक बैठे तो अशोक को बना बनाया भारत मिला था, एकीकरण भारत मिला था, लेकिन अशोक ने अपनी फिलॉसफी को दूसरे देशों तक पहुंचाया और उन देशों को भी भारत के मातहत यानी कि भारतीय यूनियन का पार्ट बनाया था। आज भी वैसा ही होता है कुछ। उसके बाद जब बृहदत्त बैठा और बृहदत्त के अशोक ने बौद्ध धर्म को बनाया, बौद्ध धर्म को उसने पूरे देश में फैला दिया। वो पुराना जो सनातन था उसका विरोध करता था। हालांकि विवाद ये भी है कि क्या बौद्ध सनातन में नहीं आता, बौद्ध सनातन में आता है, लेकिन जब बौद्धों ने यह कहना शुरू कर दिया कि केवल बुद्ध और कुछ नहीं, बुद्ध ही सत्य है, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण में आना ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है, तब पुष्यमित्र शुंग ने डायनेस्टी खत्म की और नए सिरे से उसने शुरुआत कर दी। और उसको इतनी ज्वेलसी थी बौद्ध से कि उसने बौद्ध स्तूपों को लोग कहते हैं तोड़वाया, वो उसने बौद्ध के निशान मिटा दिए। उसने कहा कि ये जो बौद्ध जब से लेकर आए हो तब से देश विखंडित हो गए, देश के कई टुकड़े रह गए, क्योंकि आखिरी शासक बृहदत्त जब बैठा था तो आप समझिए कि भारत या पाटलिपुत्र जो मगध साम्राज्य था वो पाटलिपुत्र में आकर समेट गया और सभी देश में राज्य अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए, कोई चक्रवर्ती नहीं रहेगा।
अब आप सोचिए, जब चक्रवर्ती नहीं रहेगा तो भारत में जितने महाजनपद होंगे, 1 2 3 4 5 10 15 20 50 100 जितने भी रहे होंगे, वो सब अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके होंगे और आपस में वो लड़ते होंगे, वो सारे देश बन चुके होंगे। तो फिर पुष्यमित्र शुंग बैठा, 300 वर्षों तक ये चलता रहा और बौद्ध धर्म को धीरे धीरे करके फिर से रिड्यूस किया गया और फिर से हम सनातन पर आ गए। लेकिन इसके बाद भी आवश्यकता पड़ी, मैं कहूं मध्य प्रदेश से फिर गुप्त वंश आया सामने और गुप्त वंश ने फिर से एकीकरण करना शुरू कर दिया। गुप्तों ने अब नए संप्रदाय यानी कि भागवत का प्रादुर्भाव किया और उन्होंने भागवत धर्म के माध्यम से देश पर एक चक्र चलाया। उनका भागवत होगा, जहां कहीं वो जाते, युद्ध करते, एक मंदिर बनवाते भगवान विष्णु का और मंदिर बनवाकर आगे चले जाते। उनमें महान शासकों में समुद्रगुप्त हुआ जिसने पूरे देश को एकीकरण किया। उनमें महान शासकों में स्कंदगुप्त हुआ जिसने हूणों के हमले को निस्तनाबूद कर दिया। पूरा विश्व हूणों को समझ नहीं पाया था, हूण पूरे विश्व को परेशान कर रहे थे, लेकिन भारत में स्कंदगुप्त बैठा था और जब हूणों ने हमला किया तो उनको अगर किसी ने परास्त किया तो वो स्कंदगुप्त था। ऐसे सत्ता फिर से 300 वर्षों, बल्कि मैं कहूं कि इन दोनों के बीच में लगभग 600 वर्षों 500 वर्षों का फर्क है। तो 500 वर्ष तक विखंडित भारत रहा और उसके बाद फिर से भारत का एकीकरण हुआ और सत्ता लंबे समय तक लगभग 300 वर्षों तक 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर और 9वीं शताब्दी तक, 8वीं शताब्दी के अंत तक कह लीजिए, 9वीं तक कह लीजिए, गुप्तों का शासन रहा। जैसे जैसे गुप्त क्षीण हुए वैसे वैसे देश फिर खासतौर से 3 हिस्सों में बट गया। एक शासन सत्ता कन्नौज में बैठती थी, गहरवानों में। एक आंध्र सातवाहन वंश बैठता था जो साउथ का शासन करता था और एक पाल वंश बैठता था जिसने अपनी राजधानी जो कामरूप में बनाई थी, यानी कि आज का असम। उसमें बहुत सारे राइटर डिस्प्यूट करते हैं, नहीं वो बंगाली शासक था, बंगाल में रहने वाला था, मैं उस डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहता। कुल मिलाकर भारत, यही उपमहाद्वीप जिसको आप कह रहे हैं, जिनको आप 10 देश कहते हैं आज की तारीख में, उन पर अब 3 सत्ताएं हो गई, यानी कि 3 देश बड़े बड़े बने। एक साउथ इंडिया में आंध्र सातवाहन वंश, आंध्रा जिसकी राजधानी बनी, एक उत्तर भारत में जिसकी राजधानी कन्नौज बनी और एक पूर्वी भारत में जिसकी राजधानी असम कामरूप बना। कामरूप का शासन आप समझ सकते हैं कि आज का जो म्यांमार है, आज का जो बांग्लादेश है या आज का जो थाईलैंड का कुछ हिस्सा है, वो सब उस क्षेत्र में आते थे और ये ट्राई पार्टी युद्ध 300 वर्षों तक चला। आप सोच सकते हैं 300 वर्ष। कहीं धर्मपाल बहुत बड़ा शासक हुआ तो कहीं पर सातकर्णी बहुत बड़ा शासक हुआ और वो लड़ते रहे। 10-12 पीढ़ियां निकल गई होंगी, 8-10 पीढ़ियां तो निकली ही होंगी। 300 वर्षों तक 3 हिस्सों में भारत बटा रहा और कभी इधर कन्नौज पर वो कब्जा कर लेते तो कभी ये बंगाल पर कब्जा कर लेते तो कभी ये आंध्र तक पहुंच जाते, कभी वो यहां तक पहुंच जाते। ऐसे 300 वर्षों तक भारत चलता रहा। लेकिन इन 3 भारत के बाद इनमें से छोटे छोटे राजपूत शासक निकल पड़े और जो छोटे छोटे राजपूत शासक निकले, कहीं सोलंकी वंश ने कहा तो कहीं चौहान वंश आ गया तो कहीं इस तरह के छोटे छोटे कई एक शासक राजपूत निकल पड़े। अब भारत फिर से बहुत बड़ा विखंडन हो चुका था। भारत फिर से 2500 भारत में बट चुका था। अब उधर से हमले शुरू हुए मुसलमानों के। मुसलमानों का हमला, खासतौर से जो खाड़ी के लुटेरे थे, लुटेरों का हमला हमेशा अफगानिस्तान के रास्ते से ही वो आए। खैबर पख्तून जो दर्रे हैं, उन दर्रों से ही भारत में घुसे। तो उनका जड़ाका उस उत्तर भारत की तरफ ज्यादा रहा होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में ज्यादा रहा होगा, राजस्थान में रहा होगा, दिल्ली तक रहा होगा। तो वो वहां तक हमले करते रहे और इसके बाद धीरे धीरे करके ये राजपूतों की अपनी आपस की लड़ाई और फिलॉसफी की वजह से धीरे धीरे करके जब मुगल सत्ता में बैठ गए तो मुगलों ने, और ये इसमें भी ऐसा नहीं है 1 2 4 साल लगे हों, इसमें भी 300 साल लगे। इनमें अफगानों की सत्ताएं कई एक बैठ गई, गुलाम वंश बैठ लिया, लोधी वंश बैठ लिया, ये सल्तनत बैठ ली, सब कुछ होता रहा। ये कोई 2 4 5 दिन नहीं चला, ये 300 वर्षों तक ये भी चला। इसके बाद अकबर
या मैं कहूं कि उसका बाप हुमायूं या हुमायूं से पहले बाबर या क्रांताय, और धीरे धीरे करके इन्होंने फिर कब्जे करने शुरू करे। अब इनका राजपूतों, एक एक राजपूत को जीतते, कुछ राजपूतों को अपने पाले में मिलाते, कुछ ब्राह्मणों को अपने पाले में मिलाते, कभी क्षत्रियों को अपनी पाले में मिलाते, और इस प्रकार कुल मिलाकर राजनीति की, और इन्होंने फिर 300 वर्ष शासन किया। उसके बाद अंग्रेज भारत में घुसे। जिस समय मुगल कमजोर हुए 1707 के बाद, यानी कि जब 1707 में औरंगजेब मर गया, तो औरंगजेब, चूंकि औरंगजेब बूढ़ा होकर मरा था और सुल्तान बना रहा था, औरंगजेब के बच्चे 70-70 साल के थे जब औरंगजेब मरा। तो आप सोच सकते हैं कि 70 साल का बुढ़ा, उसके बच्चे, बच्चों के बच्चे, अब एक एक उत्तराधिकारी के पास 100-100 बच्चे अपने घर में थे, तो वो आपस में लड़ गए। आपस की उनकी लड़ाई इतनी बड़ी हुई कि फिर से देश विखंडित हो गया। नवाबों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, राजपूतों ने अपने आप को कर दिया, और उधर मराठों की शक्ति बढ़ गई, और मराठे जो शिवाजी महाराज के समय से युद्ध कर रहे थे, और इधर सिख जो लंबे समय से युद्ध कर रहे थे, सिख और मराठे, इन दोनों ने ही राजधानी की तरफ आगे बढ़े, और अब दिल्ली पर मराठों का कब्जा हो चुका था। लेकिन भारत, विखंडित भारत को अंग्रेजों ने फिर पराजित किया, और पराजित करने के बाद 1757 में उन्होंने शाह आलम को हराया, और 1757 से लेकर 1857 तक मुगल बादशाह के नाम से शासन किया। हकीकत में पावर उनके पास थी। 1857 में उन्होंने अपनी पावर डिक्लेयर करी। 1857 में जब उन्होंने अपने आप को अक्षोण, यहां का पैरामाउंसी पावर घोषित की, तो इस पैरामाउंसी पावर के बाद फिर देश में 1947 हो गया, वर्ल्ड वार हो गया 39 में, और वर्ल्ड वार का परिणाम यह निकला कि जितने देशों पर यूरोपियंस ने कब्जा धूर्तता से किया है, वो उपनिवेशवाद खत्म करना ही होगा। अगर उपनिवेशवाद खत्म ना किया गया तो फिर विश्व युद्ध नहीं रोके जा सकते। तो उसका परिणाम निकला कि हमको स्वतंत्रता मिल गई। भारत में आंदोलन चल ही रहे थे। स्वतंत्रता के बाद 1947 में अब जब वो यहां से गए, तो उससे पहले जो उन्होंने भारत पाया था मुगलों का और मराठों का, उस भारत में सबसे पहले उन्होंने बर्मा तोड़ा, यानी कि जो आज का म्यांमार है वो अलग कर दिया। उससे पहले उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। बंगाल का मतलब वही बंगाल जिस बंगाल को आप कामरूप, जिसकी राजधानी, और पाल वंश जिसको कहा करते थे, बंगाल को उन्होंने विभाजित किया। खैर, बंगाल के विभाजन को वो नहीं कर पाए क्योंकि भारत में विद्रोह हो गया। लेकिन 1937 में उन्होंने म्यांमार अलग कर दिया। उससे पहले अफगानिस्तान अलग हो ही चुका था, और जाते जाते वो बांग्लादेश अलग कर गए, या मैं कहूं पाकिस्तान अलग कर गए। पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े हुए। तो ऐसे करके अंग्रेज जाते समय यहां पर 10 देशों को छोड़ गए, 10 देशों में छोड़ गए। और उसके अलावा भी 47 में जब वो गए, तो जाते समय भारत को 562 रियासतों में विभक्त करके, उनका सपना था कि 562 में विभक्त करके जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुसलमानों की कुर्दिश अंपायर और टर्किश अंपायर के 50 देश बनाकर गए थे वो। आपको मैं बता दूं कि वहां पर भी मुसलमानों के पूरे खाड़ी पर अंग्रेजों का कब्जा था। जब ये स्वतंत्र हुए तो वो भी स्वतंत्र हुए। वो स्वतंत्र हुए तो वो 50 देश बनाकर गए थे मुसलमानों के, और वैसे ही भारत के भी वो 10 देश बनाकर गए थे। अब इन 10 देशों में सब में अंग्रेजी शासन था। म्यांमार में अंग्रेजी शासन था। मैं कहूं कि जो बांग्लादेश आज का है, अंग्रेजी शासन था। नेपाल में ट्रीटी शासन था, यानी कि सब्सिडरी शासन था। अफगानिस्तान में अब शासन, उधर से रशिया आ चुका था, लेकिन अफगानिस्तान में भी लगातार युद्ध चलते रहे। इसके अतिरिक्त अब जो देश है, श्रीलंका प्रोटेक्टोरेट स्टेट अंग्रेजों का था। अभी जब हम तिब्बत की बात करते हैं तो तिब्बत प्रोटेक्टोरेट स्टेट था जब अंग्रेज यहां से गया। नेपाल प्रोटेक्टोरेट स्टेट था जब यहां से गया। मालदीव, हमारा मालदीव भारत का हिस्सा रहा है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा रहा है। मालदीव वैसे समझ लीजिए जैसे लक्षद्वीप है, तो मालदीव रहा। तो अब आप उन 10 देशों के नाम सुनिए। भारत आज का, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, नेपाल और मालदीव, ये 10 देश, मालदीव और श्रीलंका, ये 10 देश। अब इन 10 देशों में 47 में भारत को तोड़कर अंग्रेज यहां से गया है। श्रीलंका भी उसके कब्जे में था ना, सीलोन उसको कहते थे, लेकिन अलग देश बनाकर गया। प्रोटेक्टोरेट स्टेट था लेकिन अलग देश बनाकर गया। तो अंग्रेज यहां से जब गया तो 9 देश छोड़कर गया, 10वां देश बांग्लादेश बाद में बन गया।
अब आप सोचिए कि ये एक ही भारत हर युग में था। महाभारत काल में देख लीजिए, रामायण काल में देख लीजिए, उसके बाद मगध शासन में देख लीजिए, यानी कि मौर्यों के समय पर देख लीजिए, फिर गुप्तों के समय पर देख लीजिए, उसके बाद मुगलों के समय पर देख लीजिए और उसके बाद अंग्रेजों के समय पर देख लीजिए। ये भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना गया, जिसको उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा, और इसके समुद्र को, जिसको हम सिंधु कहा करते थे, सिंधु से ही उसको उन्होंने, जिसको हम हिंद महासागर कहते थे, उन्होंने उसको इंडियन ओशन कहा। अंग्रेजी में तो कह दिया ना, हिंद महासागर आज भी उसका नाम है, भारतीय उपमहाद्वीप आज भी उसका नाम है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आज भी उसका नाम है। तो ये 10 देश टूट कर गए, जिनको अब इनमें रिलीजन की बात समझ लीजिए। जो रिलीजन की बात लोगों ने करने शुरू किए, रिलीजन को समझिए। रिलीजन की बात यह आती है कि जब अशोक बैठा तो बौद्ध हो गए, उसके बाद गुप्त बैठे तो फिर भागवत हो गए, फिर गुप्तों के बाद जब राजपूत बैठे तो तमाम तरह के राजपूतों ने अपने अपने ईश्वर के नाम से शासन किया। कोई एकलिंग जी महाराज को कह रहा है, ऐसे। फिर उसके बाद मुसलमान आए, तो मुसलमान ने इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दी। पर इस्लामिक रिपब्लिक तो छोड़ दीजिए, इस्लामिक देश घोषित कर दिया। कई लंबे समय तक 300-400 वर्षों तक रहा। फिर अंग्रेज यहां पर आए, तो अंग्रेज जब यहां से गया है तो भारत में व्हाइट पेपर गृह मंत्रालय ने उस समय पब्लिश किया था। गृह मंत्रालय कहता है कि 46% क्रिश्चियन भारत में थे, 13% मुसलमान, 46% क्रिश्चियन। आप 46 और 13 60 हो गए, 59%, 59%। बाकी बचे 41%। उसमें सिखों को भी वो अलग करते हैं, उसमें फिर वो बौद्धों को अलग करते हैं, फिर वो जैनों को अलग करते हैं, फिर वो ब्राह्मणों को अलग करते हैं। ऐसे करके बड़ी कम्युनिटी क्रिश्चियन यहां पर 46% वो बताते हैं, दूसरी बड़ी कम्युनिटी यहां पर मुसलमान बताते हैं, और बाकी सब एक में, जिनको आप हिंदू मिलकर कहते हैं, उनको वो 39-40% में निपटा देते हैं। ये ऐसा भारत छोड़कर गए थे। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये बारंबार रिलीजन होता रहा, पूरे देश का रिलीजन चेंज हुआ और ये वापसी आई है। आप सोचो कि अशोक के बाद के 8 शासक की चर्चा मैं करूं तो उनमें बौद्ध धर्म ही भारत का धर्म था। भागवतों के टाइम पर, गुप्तों के टाइम पर भागवत ही भारत का धर्म था। और कभी शैव और भागवत में, शैव और वैष्णव में बड़ी लंबी लड़ाइयां हुई हैं भारत में। तो शैविज्म को मानने वाले, तो जितना पुराना देश है हमारा, उतने ज्यादा रिलीजन यहां होते गए, लेकिन सबके ऊपर धर्म प्रिवेल करता रहा। यानी कि संविधान, कानून और जो राजा का व्यवस्था थी, जिसको हम आचरण कहते हैं, सदाचार कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, हम जिसको परंपराएं कहते हैं, जिसको व्यवस्था कहते हैं, वो धर्म, जिसमें हम सूर्य के धर्म की बात करते हैं, चंद्रमा के, नदियों के, आकाश के, पाताल के, सबके धर्म की बात करते हैं, वैसे हम अपने धर्म की भी बात करते हैं। यानी कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के नीचे रिलीजन आता है। रिलीजन आपका व्यक्तिगत पूजा पद्धति है, आप कौन सी करते हैं मतलब नहीं। बस हमारे रिलीजन में एक खास बात है कि एक दूसरे के साथ बहुत बड़ा विद्वेष बड़े लंबे समय तक नहीं चलता, और हम ये कहते भी नहीं मेरे अलावा कोई और नहीं। तो भारत में जब 33 कोटि की बात करते हैं, 33 कोटि से मतलब है 33 प्रकार के बड़े देवता। अब कोई 33 कोटि को कोई 33 करोड़ कहता है, कोई 33 लाख कहता है, मैं पता नहीं क्या। लेकिन मैं ये मान कर चलूं, जहां पर हर मोहल्ले में एक अलग देवता की पूजा होती हो, हर जिले में अपने गांव की अलग देवी होती हो, हर गांव की एक अलग देवी होती हो, जिसको गमा देवी कहते हैं, सबके यहां जाति व्यवस्था में अलग अलग देवी देवता होते हो, यानी कि इतने कि भारत में जितनी प्रकार की डाइवर्सिटी है उतने प्रकार के देवी देवता। इसमें अगर 2 देवता और आ जाएंगे, चाहे वो ईसा मसीह के नाम से आए, चाहे वो अल्लाह और मोहम्मद के नाम से आए, तो भारत पर क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए ये एंट्री मार गए, क्योंकि भाई आपका व्यक्तिगत रिलीजन है, आप मर्जी हो वो मानिए, और नहीं भी मानते तो भी आप भारतीय हैं, नहीं भी मानते, कोई आपका संप्रदाय नहीं है, आप कोई पूजा पाठ नहीं करते, यानी कि नास्तिक है, तो भी आप हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म की आफ्टर ऑल फिलॉसफी। तो आप जिस संप्रदाय को मानते हैं वो छोटी बात है, हम धर्म को मानते हैं, हम लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं। आप अपनी पूजा पद्धति अपने घर में रखिए, घर के बाहर आएंगे तो राज्य का शासन होगा, यानी कि आज की भाषा में कहें तो संविधान का शासन होगा। ये भारत की ओरिजिनल फिलॉसफी है, ठीक है। अब इस फिलॉसफी में 47 के बाद हमको परिवर्तन करना था,
क्या? क्योंकि 10 देश जब बट गए, 9 उस समय के मैं कहूं बट गए, तो इन 9 देशों में भारत बचा, वो हिंदुओं का बचा। तो यहां पर हमें प्योर फिलॉसफी रखनी थी। नेपाल बचा था, भूटान बचा था, सिक्किम उस समय का बचा था, श्रीलंका बचा हुआ था, मालदीव की बात मैं करूं वो बचा हुआ था। तो ये जो देश हैं, इन देशों में, या थाईलैंड की बात करूं, ये इन देशों में, थाईलैंड कह रहा हूं, म्यांमार की बात करूं, इन देशों में ऑलरेडी जो हिंदुइज्म के डिफरेंट ग्रुप हैं, वो ग्रुप शासन कर रहे थे या रह रहे थे। तिब्बत की भी बात करूं, वो भी एक ही बात। तो ये सब अपने हिसाब से यहां पर रह रहे थे और एक दूसरे के साथ बहस हो सकती है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। एक दूसरे का रिलीजन भी अडॉप्ट कर लेते थे, एक दूसरे की पूजा भी कर लेते थे। ये रिलीजन की फिलॉसफी भारत में है। अब बात यहां पर आती है कि 47 में हमको वही भारत बनाना था जैसा भारत कभी गुप्तों के समय पर था तो कभी वो मौर्यों के समय पर था। वैसा भारत हमने नहीं बनाया और 47 में हम सेकुलर फिलॉसफी लेकर चले गए और भारत में जो बीज बोए थे अंग्रेजों ने, उन बीजों को हमने काटा है। अब मोहन भागवत जी जब कहते हैं कि हम अखंड भारत फिर से बनाएंगे, अखंड भारत मतलब ये 10 देशों को, तो क्या आज की तारीख में कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें मोदी सरकार प्रयास कर रही है और कैसे? तो इसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे और क्या। यहां पर बात आती है कि 10 देश आज की तारीख में अगर मैं कहूं तो आपके पास सार्क कंट्री हैं। आप सार्क कंट्रियों को देख लीजिए कि सार्क में कौन कौन से आते हैं। सार्क में अफगानिस्तान आता है, भूटान आता है, चीन आता है, चीन से मतलब तिब्बत का हिस्सा आता है, हालांकि ये सॉरी चीन कहेगा मैं। ये जो आज का भारत है, इसमें आज का सार्क है जिसको साउथ एशियन नेशन कहते हैं, आप उसमें बांग्लादेश आता है, उसमें श्रीलंका आता है, उसमें मालदीव आता है, उसमें भारत आता है, उसमें पाकिस्तान आता है, उसमें अफगानिस्तान आता है, उसमें नेपाल आता है, उसमें भूटान आता है। और अब इसमें जो हिमालयन रीजन, यानी कि जब हम सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो हिमालयन रीजन की बात कर लीजिए। हिमालयन रीजन में अफगानिस्तान, भूटान, तिब्बत, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कुछ हिस्सा म्यांमार का, कुछ हिस्सा थाईलैंड का, और अब मालदीव और श्रीलंका। ये हिमालयन रीजन जिसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ये हिस्सा उतना आता है। ये हिस्सा अंग्रेजों के समय पर भी, अंग्रेजों ने भी इस हिस्से को एक खित्ता बनाकर रखा था, मुगलों ने भी इस हिस्से को एक खित्ता बनाकर रखा था। थोड़ा कम ज्यादा रहा होगा कि कभी वो साउथ में नहीं पहुंच पाए, कहा खानदेश नहीं क्वालिफाई कर पाए, या वो गोदावरी कभी कहते हैं पास नहीं कर पाए, कोई कहता है कि कावेरी पास नहीं कर पाए। ये बहुत सारे तरह के अपने अपने इतिहासकारों के गणनाएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर मैं बात कहूं, इन सत्ता में भारत कई बार रिलीजियस आधार पर टूटा और भारत कई बार एकीकृत होकर सिंगल रिलीजन पर चला। लेकिन हर बार जब भारत एकीकृत हुआ, जब भारत पर कोई विदेशी रिलीजन ने प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया, तो उनको मात की खानी पड़ी और उनको जाना पड़ा। मैं चाहे बौद्ध को कह लूं, जब उसने कहा अकेला मैं, तो भारत में विद्रोह हो गया। वैष्णवों के समय पर कोई विद्रोह नहीं हुआ तो क्योंकि उनका कोई द्वेष नहीं था। जब इस्लाम ने कहा केवल मैं, तो भारत में आंदोलन लगातार चल रहा है। एक ऐसा भी इलस्ट्रेशन है कि राम मंदिर का 450 वर्षों तक आंदोलन चला लगातार, 2019 में सॉल्व हुआ। और अगर अंग्रेजों ने कहा केवल इंग्लिश, तो हमने उनका विद्रोह किया। लेकिन जब हमने कहा कि आप अपना रिलीजन रखिए, हमें कोई समस्या नहीं, तो भारत में 47 के बाद हमें नॉर्थ ईस्ट में जो वो फिलॉसफी, क्रिश्चियन फिलॉसफी फैला गए थे, भारत में जो इस्लामिक फिलॉसफी को मुसलमान फैला गए थे, या भारत में क्रिश्चियन फिलॉसफी और फैल गई, बौद्धों को अलग करके देखा जाने लगा, उनको सॉल्व करना था। हमने सॉल्व नहीं किया। अब नरेंद्र मोदी जी बैठे, तो नरेंद्र मोदी जी के पास 2 बड़े चैलेंज हैं। पहला तो यह आता है कि जो 10 देश हमारे हैं, उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हों, वो हमारे साथ खड़े दिखाई पड़े, यानी कि उपमहाद्वीप में वो सेंट्रल पावर भारत को मानकर वो उसके पार्ट बन जाए। सार्क देशों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार लगातार बैठकें कर रही है, सार्क की अलग करेंसी की बात कर रही है, सार्क की अलग फोर्सेस की भी बात कर रही है, सार्क को लेकर अलग बैंक बनाए गए हैं, सार्क को लेकर बहुत कुछ प्रयास चल रहे हैं। और हम अभी आसियान पर गए नहीं,
आसियान पर इसलिए नहीं जाते क्योंकि आसियान में जो कंट्री है उनमें भारतीय फिलॉसफी, बहुत सारे राइटर्स कहते हैं ये देश कभी ना कभी हमने जीते हैं, हम उनकी बात करते ही नहीं है, वो हमने जीते होंगे लेकिन वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के हिस्से अंदर के नहीं रहे, हम बाहर से उन पर शासक रहे होंगे। तो आप आसियान को छोड़ दिया, आप केवल सार्क को लेकर सेंट्रल पॉइंट मानकर चलिए या हिमालयन रीजन के कंट्रीज को मानकर चलिए। अब इसमें बात यह आती है कि क्या मुसलमानों के रहते ये संभव है? क्या जो 50 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में हैं, इनका कोई काउंटर है क्या? बिल्कुल है। मुसलमानों को सिर्फ एक बात के लिए कन्विंस करना है कि ये जो आपने कहा है कि रसूल के अलावा कोई नहीं, अल्लाह के अलावा कोई नहीं, और वो जो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या कहते हैं उसके अलावा कोई नहीं, वो शब्द वो हटा दें, उनकी पूजा पाठ की पद्धतियों से भारत को कोई समस्या नहीं। भारत में 33 कोटि टाइप के देवी देवता हैं, आप भी एक को मानेंगे अपने घर में मानिए, हमें कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हैं केवल मैं, तो भारत में विरोध होना स्वाभाविक है और भारत में विरोध होगा ही होगा, इसमें कोई नहीं काट सकता। तो जब अब सवाल पैदा होता है कि वो दिमाग से हटेगा नहीं, तो फिर कैसे भारत एक होगा और ये 9 देश एक साथ कैसे आएंगे? आप उसके लिए यूएसए को प्रेफर मैं करूंगा, बहुत पुरानी बात नहीं है। यूएसए जिस पर कई यूरोपियन देशों का शासन था, जिस समय जॉर्ज वाशिंगटन ने उसको आजाद करवाया इंग्लैंड से, उस समय उसके पास 13 राज्य थे, लेकिन आज यूएसए में 50 राज्य हैं। और ऐसा नहीं कि 13 राज्यों को तोड़कर 50 बनाया गया हो, 13 ओरिजिनल राज्य आज भी हैं, बाकी के 37 राज्य 37 बाद में आके मिले, क्योंकि जॉर्ज वॉशिंगटन ने जिस यूएसए को मिलाया 13 राज्यों को लेकर, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग कर दी, उसमें फैसिलिटीज बढ़ा दी, उसकी चकाचौंध अगल बगल के देशों में इतनी पड़ी कि देशों की जो इकोनॉमी कमजोर हो रही थी, जो उनके पास समस्याएं थी, उनको लगा यूएस के साथ अगर हम मिल जाएंगे तो वो हमारी इस प्रॉब्लम को, इस क्राइसिस को सॉल्व कर देगा। आज इस समय नेपाल की क्राइसिस आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख रहे हैं, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख रहे हैं, म्यांमार की सिचुएशन आप देख रहे हैं, बांग्लादेश की सिचुएशन आप देख रहे हैं। तो आज भारतीय सब कॉन्टिनेंट में भारत को छोड़कर जितने 9 कंट्री हैं, उनमें कम या ज्यादा सबकी इकोनॉमी इस कोरोना काल में लगभग बस्ट हो चुकी है। पाकिस्तान में नया शासक बैठ गया, लेकिन फिर भी वहां फिर से विद्रोह चालू हो गए 2 ही दिन में, क्योंकि इकोनॉमी बड़ी बुरी तरह से बैठी हुई है। आईएमएफ पैसे देने को तैयार नहीं है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या को सॉल्व करने के लिए सार्क से उनको मदद मांगनी होगी। सार्क में भारत जो है वो प्रमुख भूमिका में है, और भारत की इकोनॉमी अगर हम अच्छी कर लेते हैं तो फिर ये कंट्री अगल बगल के आकर्षित होना स्वाभाविक है। जैसे श्रीलंका का आकर्षण आप देख रहे हैं, नेपाल का आकर्षण इस समय आप देख रहे हैं, मालदीव का आकर्षण भारत की तरफ देख रहे हैं, श्रीलंका का आकर्षण भारत की तरफ देख रहे हैं, यहां तक कि अफगानिस्तान का आकर्षण भी भारत की तरफ देख रहे हैं। ये सारे अगल बगल के 9 कंट्री भारत को बारंबार देखते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि सदियों से, हजारों सालों से ये पूरा खित्ता भारत कहलाया है। भले ही भारत आज छोटा सा भारत रह गया हो, लेकिन फिर भी 170 करोड़ में 130 करोड़ आज भी भारत में ही है। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में से लगभग 32.5 लाख किलोमीटर आज भी भारत ही है। मेन पोर्शन आज भी भारत के पास ही है। तो फिर अगर यूएसए की तरह हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग कर पाए तो ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। अब बात आती है रिलीजन की, घर के अंदर के खतरों की। 47 में जो घर के अंदर समस्याएं थी वो हमको दूर करने की आवश्यकता थी, हमने नहीं की, समस्याएं बहुत बढ़ गई। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के बैठने के बाद बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप देख लीजिए। जो मेन चीज है वो लॉ एंड ऑर्डर है। आप रिलीजन साइड में रखिए, क्योंकि खाली के 50 देश जो आज बने हुए हैं, इन पर अंग्रेजों का कब्जा था, लंबे समय तक कब्जा रहा। भारत में भी इस्लामिक शासन था, अंग्रेजों का कब्जा हुआ, और कई एक इस्लामिक कंट्रियों पर अंग्रेजों का कब्जा रहा। अंग्रेज लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उन्होंने कोई कोताही नहीं बरती, स्ट्रिक्टली उन्होंने फॉलो किया, स्ट्रिक्टली उन्होंने नियम बनवाए। नतीजा निकला कि इतने मुस्लिम कंट्री, भारत में तो मुसलमान केवल परसेंटेज में है, खाड़ी तो पूरा का पूरा इस्लामिक कंट्री रहे हैं, खाड़ी पर भी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया।
इसलिए क्या है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देश में अच्छा सा कर लेते हैं, सिचुएशन कंट्रोल कर लेते हैं, देश में कोई भी व्यक्ति रिलीजन के नाम से, कोई व्यक्ति अपनी परंपराओं के नाम से, कोई व्यक्ति अपनी अति धर्मता की वजह से भारत में समस्या खड़ी करता है, तो आप उसको स्ट्रिक्टली अगर नियम कानून बनाकर आप उसके खिलाफ खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी ही है, जो मैंने देखा है। अब बात यहां पर आती है कि अंदर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, एफसीआरए के कानून, ये कानून, वो कानून, बाबा जी का बुलडोजर, इनका बुलडोजर, उनका बुलडोजर, कानून का राज भारत में चल रहा है। तो इंटरनल सफाई हो रही, इकोनॉमी पर भारत में काम हो रहा है। आज भारत की इकोनॉमी विश्व की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज भारत जो है वो किसी से कर्जा मांगने की स्थिति में नहीं है। 600 अरब डॉलर, 600 बिलियन अरब डॉलर हमारे पास फॉरेन करेंसी बैठी हुई है। हमारे पास विश्व का हर कंट्री हमसे व्यापार करने को तैयार है। हम अपना एक्सपोर्ट लगातार बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ऑयल पे डिपेंडेबिलिटी कम कर रहे हैं, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, भारत में एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब मेडिकल, जैसे मोदी जी ने आज ही कहा कि मेडिकल के मामले में अब अगले 10 वर्षों में इतना डॉक्टर प्रोड्यूस भारत में हो जाएगा कि हर गांव में आपको एक डॉक्टर मिल जाएगा, क्योंकि हर उत्तर प्रदेश से जैसे शुरुआत की है, 70 जिलों में 70 मेडिकल कॉलेज। आप सोच सकते हैं कि मेडिकल कॉलेज, वहां से डॉक्टर तैयार होंगे, हर पीढ़ी 300-400 डॉक्टर हर साल निकालेगी, 70 जिले निकालेंगे, तो 5, 7, 10 साल में आप सोच सकते हैं कि एक जिले में 3-3, 4-4 हजार डॉक्टर निकल कर आएगा। और 4,000 डॉक्टर अगर एक जिले में निकल कर आएगा तो 70 जिलों में आप सोच सकते हैं कि 20-22 हजार डॉक्टर तैयार हो, 2 लाख डॉक्टर तैयार हो जाएगा। ये 2 लाख डॉक्टर जो भारत में, ये उत्तर प्रदेश में 5-10 साल में तैयार होंगे, ये क्या करेंगे? ऐसे ही पूरे देश में डॉक्टरों, मेडिकल कॉलेजेस को लेकर हर से बोया जा रहा है, इंडस्ट्री को लेकर, आयुध कारखानों को लेकर, इकोनॉमी को लेकर, मुद्रा योजना को लेकर, आत्मनिर्भर भारत, ये सब भारत को अंदर से समृद्ध बनाना, लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग रखना, और इस भारत की संबद्धता से ये कंट्री अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और रिलीजन, जब आप ऐसा कर लेते हैं तो रिलीजन जैसे 4 बार पूर्ण रूप से परिवर्तन हुआ, वैसे फिर से होगा। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं साहब इनका कुछ नहीं हो सकता, तो आपको मैं बता दूं कि आपको ये विचार करना ही पड़ेगा, या तो मार दो, या तो खत्म करो, या हजम करो, इसके अलावा तीसरा सोल्यूशन नहीं। खत्म करना 22 करोड़ को कर नहीं सकते, हजम करना पड़ेगा। उनको हजम करने के लिए घर वापसी का रास्ता है। घर वापसी के लिए आपको स्ट्रांग इकोनॉमी, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दिखाना पड़ेगा, और भारत में हिंदुत्व का परचम फहराना पड़ेगा। भारतीय जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को भारत में स्टैब्लिश करना पड़ेगा। भारत में जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशंस को बंद करना पड़ेगा। भारत में भारतीय होकर सबको काम करना पड़ेगा। यही कारण है, और ये सारे काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी भारत की जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की लाइन है वो तैयार कर रहे हैं, और जो बात भागवत जी ने कही है वो 25 साल 30 साल उन्होंने कहा सब लोग अगर मिल जाएं, सब भारत में भारतीय लोग काम करें, तो 15 साल में भी 20 साल में भी ये हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये सब कुछ हो सकता है। इसलिए मुझे लगा कि हम इस पर चर्चा करें, आपको बताएं, इस विषय पर आप सभी विचार करें, सोचें, तो आपको क्लैरिटी आएगी कि भारत फिर से समृद्ध भारत, अखंड भारत और सही से भारत का निर्माण कर सकते हैं। आपको चाहिए तो सार्क देशों की फिलॉसफी देख लीजिए, हिमालयन कंट्रीज देख लीजिए, बृहत्तर भारत को देख लीजिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट देख लीजिए, जो ओरिजिनल भारत रहा है, और कितने बार टूटा, कितने यज्ञ किए गए, कितने घोड़े छोड़े गए, कितने चक्रवर्ती सम्राट बने, कैसे संघ छोटे छोटे होते थे, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आज संसार में चल रहा है। और उसी हिस्ट्री से आपको ये भी पता लग जाएगा कैसे भारत समृद्ध भारत बन सकता है, कैसे भारत अखंड भारत बन सकता है, और पूज्य मोहन जी की बात कितनी तार्किक है और कितना उसमें प्राण और जान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।